वेलकम फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल फॉलो करने के लिए। एक रिक्वेस्ट आया है एसएनसीयू के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। एसएनसीयू मतलब स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। तो अभी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है एसएनसीयू का, वहाँ का क्या फैसिलिटी मिलता है, कौन सी फैसिलिटी में एसएनसीयू होना चाहिए, और पेशेंट का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, उसका बहुत सारा पैरामीटर जैसे एपीजीआर स्कोर, सीआरटी, आरडीएस एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है, और एसएनसीयू से डिस्चार्ज करने के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए, और उसके साथ एक एसएनसीयू में कितना कॉस्ट पड़ता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो अभी देखिए एसएनसीयू जो है वो जो लेबर रूम है, मतलब जहाँ मदर का डिलीवरी होता है उस रूम के बगल में होना चाहिए, और एक स्पेशल केयर दिया जाता है यहाँ पे सिक न्यूबॉर्न के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना चाहिए, यहाँ पे असिस्टेड वेंटिलेशन एंड मेजर सर्जरी नहीं होता है। तो बाकी ये दोनों छोड़ के सभी फैसिलिटी मिलता है सिक न्यूबॉर्न पेशेंट को रिकवर और ट्रीटमेंट के लिए। अभी देखिए कौन सी फैसिलिटी में एसएनसीयू होना ज़रूरी है। एसएनसीयू जो होता है, अगर कोई फैसिलिटी में 3000 के ज़्यादा डिलीवरी हो रहा है पर ईयर, तो उस टाइप का फैसिलिटी में एसएनसीयू होना ज़रूरी है। सो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में एक एटलीस्ट एक एसएनसीयू होना ज़रूरी। अभी एसएनसीयू में क्या फैसिलिटी मिलता है और कितना बेड होना चाहिए। एक एसएनसीयू में एटलीस्ट 12 बेड होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और यहाँ पे 24/7 ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिलना चाहिए। ठीक है, 24/7 न्यूनेटल केयर, बेसिकली सेकेंडरी लेवल ऑफ न्यूनेटल केयर मिलता है। तो अभी कौन सी पेशेंट को एसएनसीयू में एडमिट किया जाता है, तो इसके ऊपर बहुत सारा क्राइटेरिया, जैसे इनबॉर्न बेबी के लिए, और उसके बाद न्यूनेटल वार्ड में एंड पोस्ट नेटल वार्ड में क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सो पहले जान लेते हैं इनबॉर्न बेबी। सो उसका क्राइटेरिया क्या है एसएनसीयू में एडमिशन के लिए। पहले बात तो ये है, अगर मदर्स का डिलीवरी 34 वीक्स के पहले हो गया तो उस बेबी के लिए एडमिशन किया जा सकता है, और बेबी का जो वेट होता है 1.8 kg के अगर कम हो तो उसको एडमिशन किया जाता है। अभी अगर बेबी का वेट 1.2 kg या फिर उससे कम हो तो हायर सेंटर में स्टेबलाइजेशन करने के बाद रेफ़र किया जाता है। और इन्फेंट का जो एपीजीआर स्कोर है, अगर वो वैल्यू 6 से कम हो पहला 1 मिनट में, और बार्थ के पास जो क्राइंग होता है, बेबी का जो क्राइंग होता है, अगर 5 मिनट्स के अंदर वो बेबी क्राई नहीं करता है तो उसको भी एडमिशन किया जाता है। अभी देखिए जो बेबी का रिसससाइटेशन किया जाता है, मतलब जो सांस लेने में कठिनाई हो रहा है जिस बेबी को, उसका अगर एम्बू बैग दे के, जैसे बैग एंड मास्क दे के अगर रिसससाइटेशन किया गया और बहुत देर तक ये प्रोसेस चलता गया तो उसके भी एसएनसीयू में एडमिशन किया जाता है। तो ऐसे करके अगर सीआरटी जो टाइम होता है वो 3 सेकेंड से ज़्यादा अगर हुआ, और या फिर कोई शॉक या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो उसके लिए भी एसएनसीयू में एडमिशन किया जाता है। तो अभी जान लेते हैं एपीजीआर स्कोर 6 से कम, इसका मतलब क्या है, एपीजीआर स्कोर क्या है, थोड़ी जानने में कोशिश करेंगे, और उसके बाद सीआरटी टेक्निक जो 3 सेकेंड्स के ज़्यादा लग रहा है वो क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखिए एपीजीआर स्कोर जो होता है वो एक टेस्ट है, न्यूबॉर्न जो होता है उसको हेल्थ कंडीशन टेस्ट करने की एक टेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, मसल टोन और बेबी का जो हार्ट रेट होता है वो कितना नॉर्मल है, क्या नॉर्मल से अलग है, वो जानने के लिए एक टेस्ट है। तो ये वैल्यू अगर 7 से 10 हुआ तो ये नॉर्मल है, अगर 4 से 6 मतलब 6 से अगर कम है तो उसको प्रॉपर इवोल्यूशन करना चाहिए। तो अभी देखिए 6 का वैल्यू से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 6 से कम है तो उसका
टेक केयर करना चाहिए, इमरजेंसी नीड केयर उसको ज़रूरत है। तो अभी देखिए जो एसएनसीयू में काम कर रहे हैं जो नर्स होता है, तो उसके ए स्कोर के ऊपर आइडिया होना चाहिए, और ए स्कोर का वैल्यू अगर 6 से कम हो तो उसका स्पेशल केयर लेना चाहिए। अभी देखिए सीआरटी क्या है। सीआरटी का मतलब कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये बेसिकली यूज़ होता है नॉर्मल हार्ट रिदम को रिस्टोर करने के लिए। तो इसमें डुअल चेम्बर पेसमेकर भी यूज़ हो सकता है कभी कभी, और ऐसे करके बहुत सारा टेक्निक है। लेकिन इसका मोटो है जो हार्ट का जो रिदम होता है टाइमिंग पैटर्न उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश। अभी देखिए एडमिशन क्राइटेरिया जो 28 डेज से कम है, अगर बेबी कोई कम्युनिटी से है तो उसके लिए एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। पहला एडमिशन क्राइटेरिया डिलेड क्राई आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स के बाद उसको क्राइंग हो रहा है बेबी का, पहले 5 मिनट से पहले वो क्राई नहीं कर रहा है। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसके साथ बहुत सारा साउंड जैसे हो सकता है उस बेबी को भी, और सेंट्रल साइनोसिस, मतलब ऐसे करके नीला पड़ जाएगा बहुत सारा ऑर्गन जैसे फेस और ऐसे, और वोमिटिंग हो सकता है जिसमें बाइल स्टेन है, ठीक है, जो बाइल सॉल्ट होता है वो बाइल सॉल्ट वोमिटिंग के साथ आएगा। तो मतलब ये ऐसे कलर होगा, बाइल का जो कलर होता है ग्रीन कलर जैसा। तो उसके साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब ऐसे करके पेट फूल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर बेबी का सिम्टम है, और उसके साथ सेप्सिस का कोई सस्पेक्टेड केस या फिर अनस्टेबल बेबी, और उसके साथ अगर कोई जॉन्डिस है जिसका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बाद में डिस्कस करूँगा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न क्या है। तो जॉन्डिस अगर है जिसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत है, उस बेबी के लिए भी एडमिशन किया जा सकता है। और सीआरटी का जो टाइम है, अगर 3 सेकंड से ज़्यादा हो या फिर स्किन कलर नॉर्मल कलर से कुछ अलग हो, एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटी, मतलब हाथ पाँव ठंड हो जाएगा, ठीक है, और पल्स भी बहुत धीमा हो जाएगा। और उसके साथ अगर बर्थ वेट बेबी का जो है अगर 1.8 kg से कम हो, एंड आरडीएस उसके साथ हो तो एडमिशन करना चाहिए। तो अभी जानने की कोशिश करेंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न क्या है और आरडीएस क्या है। देखिए आरडीएस का फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और बेबी का होता है आफ्टर बर्थ, जो बेबी 6 वीक्स या फिर उससे कम उम्र की होता है, मतलब उससे पहले अगर डिलीवरी हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, लंग्स का जो मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो पूरा से डेवलप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्फेक्टेंट होता है जो एक लिक्विड जैसा, वो इनसाइड में कोटिंग करता है लंग्स के ऊपर, और वहाँ पे ब्रीदिंग इजी हो जाता है। लेकिन ये ड्यू डेट से पहले डिलीवरी होने के कारण लंग्स का ये सर्फेक्टेंट ठीक तरह से डेवलप नहीं होता है, इसी के कारण इसका रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस। तो अभी देखिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न क्या है। एक एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न एक टेक्निक है जहाँ पे बॉडी का जो ब्लड होता है, मिनिमम जो ब्लड वॉल्यूम वो मेंटेन करके बॉडी का जो वेस्ट ब्लड होता है उसको निकाला जाता है। तो क्या होता है, नया ब्लड यहाँ से डोनर से आता है, और वेस्ट ब्लड जो होता है वो यहाँ से आउट किया जाता है। तो ये करने के टाइम में एक बात ध्यान में रखना है, इसका मिनिमम जो ब्लड रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए ताकि इसका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यह ऐसे करके बॉडी का कोई अगर सर्कुलेशन में कोई टॉक्सिन है, कोई वेस्ट मटेरियल है, तो उसको निकाला जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही एक कॉस्टली टेक्निक एंड बहुत ही हैजर्डस एक टेक्निक है, क्योंकि ये ठीक तरह से ना किया गया, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया तो बेबी का नुकसान हो भी सकता है। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोसीड्योर है
लेकिन केयरफुली करना चाहिए। अभी देखिए एडमिशन क्राइटेरिया क्या है नियोनेटल वार्ड में। अगर बेबी का वेट 1.8 kg से ज़्यादा या फिर 2.2 kg से कम ऐसे करके बेबी का है तो उसके लिए 1-2 दिन जिसका अगर फीडिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए नियोनेटल वार्ड में मदर के साथ रखना चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए। और अगर गैस्ट्रेशनल जो टाइम होता है 3rd से 10th सेंटाइल के बीच में अगर हुआ तो उसके लिए, और 34 वीक्स के ज़्यादा है लेकिन उसमें ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है एटलीस्ट फॉर 3 डेज़ मदर के साथ। जैसे उसका कोई जॉन्डिस या फिर हाइपोग्लाइसीमिया ऐसा कोई सिम्टम है तो उसके लिए नियोनेटल वार्ड में रखा जाता है। और इसके साथ अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मदर था या फिर कोई रेस्पिरेशन प्रॉब्लम था तो उसके लिए भी रखा जाता है। और ऐसे करके ऐसे मदर है जिसका पहले कुछ बेबी हुआ था जिसका सडन डेथ हुआ था तो उस मदर के लिए दूसरे बेबी अगर हो रहा है उसके लिए भी ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। तो अभी देखिए इसके साथ मल्टीपल बर्थ जो होता है उसके लिए भी रखा जाता है। और बेबीज़ जो होता है उसका अगर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है और ये जो होता है क्लेफ्ट लिप और फिर कोई डिसमॉर्फिक इन्फेंट जो पहले नेलोक्सोन या फिर कोई रेस्पिरेटरी सपोर्टिंग के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन लिया था उस बेबी को भी यहाँ पे रखा जाता है। अभी देखिए क्राइटेरिया क्या है जो नियोनेटल वार्ड में रखेगा लेकिन 28 डेज के कम बेबी और कम्युनिटी से आ रहा है तो उसके लिए सस्पेक्टेड सेप्सिस बट चाइल्ड इज स्टेबल और बेबी का ऐसे कोई जॉन्डिस जिसका फोटोथेरेपी का ज़रूरत है और वेट लॉस हो रहा है ऑब्जर्वेशन का ज़रूरत है तो इसके लिए नियोनेटल वार्ड में दिया जाता है। अभी देखिए पोस्ट नेटल वार्ड में एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो जो हेल्दी बेबी है लेकिन रिससिटेशंस का कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए पोस्टनेटल वार्ड में दिया जाता है। और लो बर्थ वेट लेकिन वो 2.5 kg से कम लेकिन 2.2 kg से ज़्यादा और स्टेबल है, सकिंग ऑयल कर रहा है, नॉर्मली दूध पी रहा है तो उसके लिए पोस्टनेटल वार्ड में दिया जाता है। और बेबीज़ जो वेट है 1.8 kg से कम लेकिन स्टेबल है बट थोड़ी सी रिस्क हो सकता है लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं है उसके लिए भी पोस्टनेटल वार्ड में दिया जाता है। अभी थोड़ा समरी और कंपैरिजन अगर किया जाए एसएनसीयू वर्सेस नियोनेटल वार्ड वर्सेस पोस्टनेटल वार्ड तो देखा जाए एसएनसीयू में 1.8 kg से कम वेट एंड 34 वीक से पहले डिलीवरी हुआ इन्फेंट के लिए रेफ़र किया जाता है। नियोनेटल वार्ड में 1.8 से 2.2 kg का बेबी एंड जिसका डिलीवरी हुआ है 34 से 37 वीक्स के बीच में। और पोस्टनेटल वार्ड के लिए 2.2 kg के ज़्यादा वेट और फिर 1.8 kg के ज़्यादा बट स्टेबल एंड डिलीवरी हुआ है 37 वीक्स के बाद तो मोस्टली सेफ यू अंडरस्टैंड। तो एसएनसीयू में अगर पेशेंट का कोई हाइपोग्लाइसीमिया है तो उस इन्फेंट के लिए एसएनसीयू, अगर ऐसा हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है कम है तो उसके लिए नियोनेटल वार्ड और नॉर्मल ग्लाइसीमिया पेशेंट के लिए पोस्टनेटल वार्ड में एडमिशन किया जाता है। अभी अगर जॉन्डिस है जिसका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत है उसके लिए एसएनसीयू में एडमिशन किया जाता है। अगर फोटोथेरेपी का ज़रूरत है तो नियोनेटल वार्ड में एडमिशन किया जाता है। अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है जो नॉर्मली डिसअपियर होता है कुछ दिन के बाद उसके लिए पोस्टनेटल वार्ड में एडमिशन किया जाता है। अभी देखिए डेंजर साइन रहने के कारण एसएनसीयू में स्पेशल केयर के लिए एडमिशन किया जाता है। और थोड़ी सी रिस्क फैक्टर है जिसका सेप्सिस होने के चांसेस है
उसके लिए न्यूनेटल वार्ड में एडमिशन किया जाता है। और जो रूटीन केयर और स्टेबल बेबी है, जिसका रिस्क ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, उसके लिए पोस्टनेटल वार्ड में एडमिशन किया जाता है। तो कुल मिला के बात ये हुआ, सेफ और रिस्क जिसका नहीं होता है उसको पोस्टनेटल वार्ड में एडमिशन किया जाता है। थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो तो न्यूनेटल वार्ड में एडमिशन किया जाता है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो एसएनसीयू में एडमिशन किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एसएनसीयू में बेबी का ज़्यादा एंड स्पेशल केयर लिया जाता है। तो डिस्चार्ज पॉलिसी क्या है? अगर बेबी एडिक्वेट वेट गेन कर रहा है कॉन्जिक्यूटिव 3 डेज और ऐसे करके, जिसका मदर कॉन्फिडेंट है मैनेज करने में, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए, और बेबी का वेट अगर 1.5 kg से ज़्यादा है और ऐसे करके कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, और फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे वेट ये सब नॉर्मल है, हार्ट रेट ये सब नॉर्मल है, उसके लिए डिस्चार्ज किया जाता है। और जब डिस्चार्ज होता है पेशेंट को ठीक तरह से डोज, मेडिकेशन, उसका ड्रग्स, उसका ड्यूरेशन एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मदर को या फिर जो भी है पेशेंट पार्टी उसको ठीक तरह से समझाया जाता है। और इमरजेंसी फ़ोन नंबर भी लिया जाता है मदर को, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उसको कांटेक्ट भी किया जाता है। और फॉलोअप के लिए प्रॉपरली डेट को मेंशन किया जाता है। ऐसा नहीं एक हफ्ते बाद आओ मिलो, ऐसा नहीं है, प्रॉपरली डेट को मेंशन किया जाता है, उसका टाइम एंड डे फॉलोअप के लिए मेंशन करने की ज़रूरत है। तो अभी यही सब था। और एसएनसीयू का कॉस्ट क्या है? देखिए, एक 12 बेडेड एसएनसीयू के लिए अराउंड 41 लैक्स का ज़रूरत है एक सेटअप करने के लिए। इसमें ट्रेनिंग या फिर अदर जो कॉस्ट होता है, सैलरी वगैरह, ये सब छोड़ के। So I hope you understand and you got little bit idea. Thanks for watching.